नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत की बारीकियों को अच्छी तरह से समझा था। उम्मीद करती हूं कि वे सभी बारीकियां आपको कंठस्थ हो गई होंगी, क्योंकि उन्हीं को यदि आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा अल्फ्रेड एडलर और कार्ल गुस्ताव जुंग के सिद्धांतों को समझना। तो चलिए आज के सत्र में हम चर्चा करते हैं कि अल्फ्रेड एडलर ने क्या जोड़ा मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में और कार्ल गुस्ताव जुंग ने क्या जोड़ा मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड एडलर के विषय में। अल्फ्रेड एडलर का समय 1870 से 1937 ईस्वी के मध्य माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडलर को वैयक्तिक मनोविज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि वैयक्तिक मनोविज्ञान का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए अल्फ्रेड एडलर को। एडलर ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से 3 ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला है द प्रैक्टिस एंड थियरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी व्यक्तिगत मनोविज्ञान का अभ्यास एवं सिद्धांत। दूसरा है प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूरोसिस, यानी मनोरोगों की समस्याएं। और तीसरा है सोशल इंटरेस्ट, यानी सामाजिक अभिरुचियां। तो ये 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे। एडलर के अनुसार जीवन एक निश्चित लक्ष्य होता है। बिल्कुल ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने जिस लिबिडो या काम वृत्ति की बात की और उसे हर क्रिया के मूल में आधार के स्वरूप में ग्रहण किया, एडलर उससे बिल्कुल भिन्न बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जीवन एक निश्चित लक्ष्य, जीवन का, क्योंकि हर व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है, समझदार होता है, तो अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करता है। तो जीवन का एक लक्ष्य होता है और प्रत्येक मनुष्य की एक मूलभूत बात होती है। वो क्या, कि वो स्वयं को स्थापित करना चाहता है। स्वयं को स्थापित करने का मतलब है कि एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहता है जहां पर उसकी अपनी एक निजी पहचान बन जाए, उसके व्यक्तित्व को लोग जानने लगे किसी एक खास रूप में। तो स्वयं को स्थापित करने की मूलभूत प्रवृत्ति विद्यमान होती है। तो एडलर के सिद्धांत का सबसे पहला मूलभूत बिंदु है जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक मनुष्य में स्वयं को स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। आगे चलें। एडलर ने स्वयं को स्थापित करने की इस प्रवृत्ति का आधार हीन भावना को माना। फ्रायड ने किसे माना था, लिबिडो या कामवृत्ति को। एडलर ने किसे माना, हीन भावना को। अब वे हीन भावना, हम आपस में चर्चा करते हैं अक्सर, हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, लेकिन जिस रूप में इंफीरियोरिटी की बात को, हीन भावना को एडलर ने यहां प्रस्तुत किया है, हम उससे बिल्कुल भिन्न रूप में उसकी चर्चा करते हैं। तो हीन भावना को इन्होंने बहुत सकारात्मक रूप में लिया है। तो उनका मत था कि स्वयं को स्थापित करने के अभाव में यह हीन भावना उभर कर आती है, क्योंकि व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्ति होती है समाज में अपने आप को स्थापित करना। लेकिन जब वो किन्हीं कारणों से अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाता तो उसमें कौन सी वृत्ति उत्पन्न होती है, हीन भावना। और इस हीनता ग्रंथि यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। फ्रायड मनुष्य के विकास में जैविक शक्तियों को महत्व देते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि फ्रायड ने जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। लेकिन एडलर कहते हैं कि सामाजिक शक्तियों को व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिक शक्तियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। फ्रायड ने जैविक शक्तियों को महत्व दिया, एडलर ने सामाजिक शक्तियों को महत्व दिया। इसे हम भूलेंगे नहीं। एडलर ने मनोविश्लेषणवाद विषयक अपने विचारों को 3 बिंदुओं में स्पष्ट किया। पहली बात, चेतन मन की महत्ता और श्रेष्ठता। क्या अलग है फ्रायड से, अचेतन मन वहां महत्वपूर्ण था, यहां क्या महत्वपूर्ण है, चेतन मन महत्वपूर्ण है और उसकी श्रेष्ठता महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनका, वो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। और तीसरा है जीवन पद्धति। ये आपस में तीनों बातें मिली जुली हैं, लेकिन फिर भी हमें एक एक बिंदु के अंतर्गत इसको समझेंगे तो हम उनके विचारों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एडलर ने चेतन मन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने मानवीय क्रियाओं के मूल में श्रेष्ठत्व अर्थात सुपीरियोरिटी को महत्व दिया। कैसे समझेंगे, देखिए फ्रायड ने क्या कहा था, प्रत्येक क्रिया के मूल में लिबिडो यानी कामवृत्ति है।
एडलर ने क्या कहा? एडलर ने कहा प्रत्येक व्यक्ति के क्रिया के मूल में श्रेष्ठत्व है, यानी स्वयं को स्थापित करने की जो मूलभूत प्रवृत्ति है। स्थापित करना क्या है कि हम एक अच्छे रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं समाज में। यह हर व्यक्ति की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक मूलभूत प्रवृत्ति है। तो प्रत्येक क्रिया के मूल में जब भी हम कोई काम करते हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए समाज में, तो उसके मूल में कौन सी वृत्ति हो गई? श्रेष्ठत्व की वृत्ति हो गई। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, यानी सुपीरियरिटी को उन्होंने महत्व दिया। एडलर के अनुसार मानव जब स्वयं को अन्य मनुष्यों की तुलना में कमजोर और हीन पाता है तो उसमें हीनता की भावना जन्म लेती है। यानी ये हीनता क्यों उत्पन्न होती है? एक ऐसे समाज में हम रहते हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी उनकी अपनी क्षमताएं, सामर्थ्य और उनके गुण होते हैं बहुत सारे, लेकिन जब हर व्यक्ति समाज में अपने आप को किसी न किसी रूप में स्थापित करता है और हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते, तो एडलर का कहना है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपने आप को कमजोर और हीन पाते हैं तो हम में हीनता की भावना जन्म लेती है और वो किसी न किसी प्रकार से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करता है। अब ये हीनता को, मैंने आपसे कहा था कि एडलर ने हीनता को बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप में लिया है। इस हीनता के कारण व्यक्तित्व का क्षरण नहीं मानते वो, बल्कि क्या मानते हैं कि इस हीनता के कारण वह जुट जाता है वो व्यक्ति कि किसी न किसी तरीके से मुझे जीवन के अलग किसी भी एक अलग क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना है। इसी को एडलर ने कहा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यानी इस बात को ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए, कोई आरएएस बन गया, कोई आईएएस बन गया। हम भी आरएएस और आईएएस बनना चाहते थे लेकिन हम नहीं बन पाए। हम में एडलर के अनुसार हमने अपने आप को उनकी तुलना में कमजोर और हीन माना। तो जब कमजोर और हीन माना तो हमारे मन में ये भाव पैदा हुआ कि आरएएस और आईएएस ना सही, मैं किसी अन्य क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करूंगा। हमने अपने लक्ष्य को अलग रूप में निर्धारित किया और हमने प्रयत्न किया अपनी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, और हम उसमें सफल हुए। तो ये हीन भावना के कारण हमने श्रेष्ठत्व प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। पहली बात तो हमने एक कमी को पूरा करने के लिए कि हम आरएएस और आईएएस नहीं बन पाए, ये हमारी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए मान लीजिए हमने एक बहुत बड़े शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरू किया और हमने बहुत सफलता प्राप्त की उसमें। तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यानी एडलर के अनुसार किसी भी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने आप को कमजोर और हीन मानना किसी नकारात्मकता का संकेतक नहीं है, बल्कि सकारात्मक उत्थान का संकेतक है, किसी व्यक्तित्व के निर्माण का संकेतक है। तो ये उनके अनुसार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत था। आपको ध्यान रखना है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड एडलर का नाम आपकी जुबान पर होना चाहिए। वह क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हीनता के भाव का विकास तब और हो जाता है जब कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों की अपेक्षा अपूर्ण अनुभव करता है। यानी जो काम वो कर रहे हैं वो काम हम ना कर पाए तो हम उनकी तुलना में अपने आप को अधूरा, अपूर्ण और असफल मानने लगते हैं। तो ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत तब और अधिक बढ़ जाता है। यानी हमारी जो लगन है, हमारी जो धुन है वो और मजबूत हो जाती है कि कोई बात नहीं, वो ना सही ये सही, इसमें हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। और एडलर मानते हैं कि तब जिन व्यक्तियों की तुलना में मनुष्य अपने आप को हीन मान रहा था उससे भी कहीं आगे जाकर वो अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने में सफल होता है। व्यक्ति के मन में मूलतः श्रेष्ठत्व प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा अथवा आग्रह घर कर लेता है। यानी जब उसमें हीनता का भाव आया तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि किसी भी तरीके से उसे श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, और ये प्रतिस्पर्धा का भाव, श्रेष्ठता की प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का जो भाव है वो उसके मन में जड़ें जमा लेता है, जो कि व्यक्ति को हीनता भाव के साथ क्षतिपूर्ति के लिए, अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। क्षतिपूर्ति किससे होगी? किसी अन्य रास्ते पर जाकर, किसी अन्य क्षेत्र में जाकर अपनी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने की। तो अन्वेषण क्यों करना है? उस रास्ते की तलाश के लिए अन्वेषण करना है जहां पर हम अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करें। तो इसलिए वे मानते थे कि पहली बात, श्रेष्ठत्वहीनता ग्रंथि के कारण श्रेष्ठत्व प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति में घर कर लेती है। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी जो कमजोरी है उस क्षति की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है और अन्वेषण करता है उस क्षेत्र
का जहां वो अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर सकता है। एडलर ने स्वीकार किया कि हीन भावना से मुक्ति और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए मनुष्य की भावना अनेक छद्म रूप धारण करती है। छद्म यानी नकली रूप धारण करती है, आवरण जो कि स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम यानी अनेक रूपों में बदल बदल करके वो भावनाएं सामने आती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य की जीवन पद्धतियों से होती है। स्टाइल्स ऑफ लाइफ, जिसके लिए उन्होंने शब्द प्रयुक्त किया, स्टाइल्स ऑफ लाइफ। अब इस बात को ऐसे समझेंगे, कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन हम जब ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जहां अंग्रेजी बोलने वाले बहुत अधिक हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, भले ही हम उनका उच्चारण गलत क्यों ना कर रहे हों। और धीरे धीरे करते हुए ये अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करने की जो प्रवृत्ति है वो हमारी जीवन पद्धति बन जाती है। किसके कारण बनी? क्योंकि हमारे मन में ये हीन भावना हुई कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उसके कारण वो हमारी जीवन पद्धति बन गई, और वो जीवन पद्धति के कारण हमारा जो मूल प्रवृत्ति थी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से बात करने की कुशलता, वो दब गई। उसकी जगह एक नई कृत्रिम प्रवृत्ति हमारे व्यक्तित्व में आ गई। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, इससे के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं। उनका मत है कि व्यक्ति अपने जीवन में जिन जीवन पद्धतियों को चुनता है उनके मूल में श्रेष्ठत्व की प्राप्ति की लालसा विद्यमान होती है। यानी हर व्यक्ति जिस जीवन शैली को अपनाता है अपना जीवन जीने के लिए, उसके माध्यम से वो अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि सभी की ये मूलभूत प्रवृत्ति है। अब बात आती है दूसरे विचारक मनोविश्लेषणवादी कार्ल गुस्ताव जुंग की। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि कार्ल गुस्ताव जो जुंग हैं वो स्विट्जरलैंड के कैसविल नगर में पैदा हुए। मेरी बहुत ही प्रिय जगह है। 26 जुलाई 1875 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक गोपालक थे, यानी गायों को पालते थे, लेकिन उसके साथ साथ भाषाविद भी थे। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति का पिता गायों का पालन पोषण करता है लेकिन साथ में भाषाविद भी है। कुछ समय तक इन्होंने दर्शन का, यानी कार्ल गुस्ताव जुंग ने कुछ समय तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन कैसे जीवन की दिशाएं बदलती हैं ये हमें जुंग के जीवन से समझ लेना चाहिए। बाद में इनका रुझान दर्शन से कहां हो गया? चिकित्सा शास्त्र की ओर हो गया, और चिकित्सा शास्त्र से कहां चले गए? मनोरोग शास्त्र की ओर हो गया। यानी एक दार्शनिक अध्येता के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, फिर थोड़ा आगे चले, चिकित्सक बन गए, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया, फिर उसके बाद और आगे चले और मनोविश्लेषक बन गए, यानी रोग के क्षेत्र में वे अब उनका रुझान अधिक बढ़ गया। सन 1902 में इन्होंने ज्यूरिख विश्वविद्यालय से एमडी की डिग्री प्राप्त की और 1933 से 1941 तक इसी ज्यूरिख विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। जुंग फ्रायड के समकालीन और उनके सहयोगी भी थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जुंग जो थे वो फ्रायड के समकालीन थे और उनके सहयोगी भी थे, यानी मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में उनके साथ उनका विचार विमर्श भी चलता रहता था। लेकिन 1907 से 1912 तक इन्होंने फ्रायड के साथ काम किया, लेकिन उसके बाद इनका मतभेद हो गया मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत, फ्रायड के सिद्धांत को लेकर, और उसके बाद इनकी धारा अलग हो गई। और उस मतभेद का कारण क्या था? फ्रायड का काम सिद्धांत। फ्रायड मानते थे कि काम सिद्धांत जो है, काम वृत्ति जो है, वो हर मनुष्य के क्रियाकलाप के मूल में विद्यमान होती है। लेकिन जुंग इस बात से सहमत नहीं थे, तो दोनों में काम सिद्धांत को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया और फिर जुंग फ्रायड से अलग हो गए। इनका निधन 6 जून 1961 को ज्यूरिख में ही हुआ। इन्हें एक मौलिक चिंतक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एडलर ने क्या किया था? व्यक्तिगत मनोविज्ञान। फ्रायड ने क्या किया? मनोविश्लेषणवाद। और जुंग ने किया विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का विकास किया। तो एनालिटिक साइको एनालिसिस का इन्हें विकासकर्ता माना जाता है।
जुंग ने फ्रायड के समान ही अचेतन मन का महत्व स्वीकार किया। देखिए, एडलर ने चेतन मन का महत्व स्वीकार किया था, फ्रायड ने अचेतन मन को अधिक स्वीकार किया। उसी तरह से क्योंकि जुंग फ्रायड के समकालीन और उनके सहयोगी रहे थे, तो एक काम वृत्ति के सिद्धांत पर भले ही उनके साथ मतभेद रहा हो, लेकिन उन्होंने फ्रायड के समान अचेतन मन के महत्व को निर्द्वंद्व रूप से स्वीकार किया। उन्होंने अचेतन मन को दो स्तरों पर रखा, पहला वैयक्तिक अचेतन और दूसरा जातीय या सामुदायिक अचेतन। उन्होंने कहा अचेतन मन के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से? वैयक्तिक अचेतन और जातीय या सामुदायिक अचेतन। जुंग ने दमित इच्छाओं और वासनाओं को वैयक्तिक अचेतन का अंश माना। यानी वैयक्तिक अचेतन में क्या है? व्यक्ति की जितनी भी दबी हुई इच्छाएं और वासनाएं हैं वो जुंग के अनुसार अचेतन मन का अंश है। सामूहिक या जातीय अचेतन को उन्होंने एक प्रकार से ऐतिहासिक एवं परंपरागत संस्कार भूमि माना। यानी समूह से, जाति से, यानी अपने परिवेश से, अपने समाज से व्यक्ति जो संस्कार रूप में ग्रहण करता है उसको तो उन्होंने लिया जातीय और सामुदायिक अचेतन के रूप में, जो कि संस्कारों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, और जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनको उन्होंने लिया वैयक्तिक अचेतन के रूप में, क्योंकि हर व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं एक जैसी नहीं हो सकती। तो आधार जातीय और सामुदायिक अचेतन का होता है, और वैयक्तिक अचेतन में हर व्यक्ति की अलग अलग दबी हुई इच्छाएं और वासनाएं होती हैं। ऐसा जुंग ने अपने विचारों में व्यक्त किया। जुंग के अनुसार सामूहिक अचेतन में एनिमस और एनिमा नामक दो तत्व विद्यमान होते हैं। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमस नारी सुलभ गुणों का समूह है। यानी एनिमस नारी सुलभ गुणों का समूह जुंग ने किसको माना? तो विकल्प में एनिमस हो तो आप एनिमस को करेंगे, सही उत्तर के रूप में अंकित करेंगे। और एनिमा है पुरुषोचित गुणों का समूह। यानी दो तत्व उन्होंने माने जो सामूहिक अचेतन में होते हैं, एनिमस नारी सुलभ गुणों का समूह और एनिमा पुरुषोचित गुणों का समूह, जो सामूहिक अचेतन के अंग हैं। जुंग ने व्यक्तित्व को दो श्रेणियों में विभक्त किया, पहला बहिर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी यानी बहिर्मुखी, जो बाहरी लोगों से बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं, जो सामाजिक व्यवहार आदि में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, वो बहुमुखी व्यक्तित्व। जो एकांत प्रिय होते हैं, चिंतन मननशील होते हैं, वे अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। आगे चले। जुंग ने कहा कि व्यक्तित्व के प्रत्येक रूप में चार प्रकार की मानसिक शक्तियां विद्यमान होती हैं। इन चारों बिंदुओं को आपको कंठस्थ करना है। पहली शक्ति क्या है? विचार। क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, तो चिंतनशीलता, विचारों का आना जाना, ये उसके प्रकृति का अंग है। दूसरा भाव यानी फीलिंग्स, यानी कोई भी स्थिति देखी, कुछ भी देखा तो उसके लिए भाव अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते ही हैं। तो पहली मानसिक शक्ति है मनुष्य की क्या? विचार। दूसरी है भाव, और ये क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व के अंग है। मनुष्य के व्यक्तित्व में ये शक्तियां हैं। तो तीसरी है संवेदन। संवेदन क्या है? एक आवेग, जो विचारों का एक आवेग, क्षणिक आवेग उत्पन्न होता है, संवेद, जिसको हमने एक संवेग शब्द भी जहां इस्तेमाल किया था पिछले उसमें। तो वो जो संवेग है जो किसी क्षण विशेष में उत्पन्न होते हैं, वो हमारे संवेदन है, जो व्यक्ति को व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं, व्यक्ति को प्रकृति के अन्य तत्वों के साथ जोड़ते हैं, जिससे शब्द बनता है संवेदनशीलता। उसके बाद चौथा है सहज ज्ञान या अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन। यानी चार चीजें आपको कंठस्थ करनी है कि जुंग ने माना कि व्यक्तित्व के रूप में चार प्रकार की मानसिक शक्तियां हर व्यक्ति में विद्यमान होती हैं: विचार, भाव, संवेदन और अंतर्दृष्टि। जुंग के अनुसार ये मानसिक शक्ति या ऊर्जा, कौन सी मानसिक शक्ति या ऊर्जा? ये जो चारों मिलकर के जिस ऊर्जा या जिस मानसिक शक्ति को बनाते हैं, यही सभी कार्यों की प्रेरक है। इस बिंदु को आपको कंठस्थ करना है। यानी यही वो बिंदु है जो फ्रायड से जुंग को अलग करता है। वहां प्रेरक, सब कार्यों का प्रेरक क्या है? काम वृत्ति या लिबिडो। लेकिन जुंग के अनुसार ये मानसिक शक्ति जिसमें विचार है, भाव है, संवेदन है, अंतर्दृष्टि या सहज ज्ञान है, ये चारों मिलकर के किसी भी कार्य की
प्रेरक भूमि तैयार करते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक शक्ति या ऊर्जा है। उनके अनुसार सहज ज्ञान या इंट्यूशन सत्य या वास्तविकता की वह दृष्टि या अनुभूति है जिसकी जानकारी चेतन मन को नहीं होती। यानी उन्होंने, जुंग ने क्या कहा कि सहज ज्ञान क्या है? सहज ज्ञान वास्तव में एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसी अनुभूति है जिसका पता मन में व्यक्ति को लगता है, लेकिन चेतन मन को इसकी जानकारी होती तक नहीं, क्योंकि वो अंतर्दृष्टि अंदर ही रहती है, बाहरी जगत में आती ही नहीं। यदि चेतन मन को पता चलेगी तो इसका मतलब है अभिव्यक्त होगी। जुंग ने मनोविश्लेषणवाद के क्षेत्र में मानसिक ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत था एडलर का और इनका है मानसिक ऊर्जा का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानसिक ऊर्जा किसको माना? विचार, भाव, संवेदन और सहज ज्ञान या अंतर्दृष्टि को। ये मानसिक ऊर्जा इनसे बनती है व्यक्ति की, और इसी के पूंजीभूत रूप से, इसी की ऊर्जा से कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो मानसिक ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? जुंग ने दिया। जुंग के अनुसार यह मानसिक ऊर्जा मनुष्य की विकासशीलता, सांस्कृतिक रचनाशीलता, प्रजनन शक्ति और अन्य क्रियाकलापों की प्रेरक और मूल स्रोत है। यानी ये मानसिक ऊर्जा जो विचार, भाव, संवेदन और अंतर्दृष्टि से मिलकर बनती है, ये क्या है? मनुष्य की विकासशीलता का आधार है। यानी मनुष्य अपने जीवन में जो विकास करता है वो इसी मानसिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप करता है। जो सांस्कृतिक विकास करता है वो भी इसके कारण करता है। जो रचनाशीलता वो अपने जीवन में अभिव्यक्त करता है, चाहे साहित्य के रूप में, कला के रूप में, संगीत के रूप में, किसी भी रूप में यदि वो कोई क्रिएटिविटी, कोई रचनात्मकता चित्रित करता है तो उसके मूल में भी यही मानसिक ऊर्जा विद्यमान होती है। प्रजनन शक्ति यानी कि वस्तुएं जो संसार में, सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, जो जीव जंतु, वो उसके मूल में भी यही मानसिक ऊर्जा विद्यमान होती है। और अन्य जो भी गतिविधियां हैं, जुंग के अनुसार उन सारी के सारे क्रियाकलापों की प्रेरक और मूल स्रोत कौन है? मानसिक ऊर्जा। और यही मानसिक ऊर्जा का जुंग का सिद्धांत है। जुंग के अनुसार काव्य हृदय की गहराई में संपन्न चेतन क्रिया है। अब बात तो ये आ गई कि मानसिक ऊर्जा से व्यक्ति हर काम करता है। अब प्रश्न ये है कि साहित्य से इसको कैसे जोड़ें? तो उन्होंने कहा कि काव्य सृजन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवेश में आंखें खोलकर परिवेश को देखने और देखते देखते सचेतन अवस्था में रचना करने की क्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? हृदय की परिवेश को देखा, हृदय की गहराई में डूबे और उस गहराई में डूबकर जो सृजन किया, जो रचनात्मकता की, किसकी प्रेरणा से? मानसिक ऊर्जा की प्रेरणा से, वही चेतन क्रिया काव्य के रूप में अभिव्यक्त होती है। चेतन क्रिया क्यों कहा? क्योंकि परिवेश को देखता है कलाकार, साहित्यकार, उसके बाद वो अपने अंतःकरण में डूबता है और मानसिक ऊर्जा की प्रेरणा से वो सृजन करता है हृदय की गहराई में डूबकर, इसलिए इसको कहा चेतन क्रिया। तो उनके अनुसार काव्य हृदय की गहराई में संपन्न एक चेतन क्रिया है। वह अचेतन मन का व्यापार नहीं है, क्योंकि वह उद्देश्य मूलक है। कि कोई भी काव्य सृजन अचेतन मन का व्यापार नहीं है, क्योंकि उसका एक कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। इसलिए अचेतन मन किसी भी उद्देश्य मूलक कार्य को नहीं कर सकता, ऐसा मानना था जुंग का। उसका रूप विधान अत्यंत सजगता के साथ किया जाता है। जब साहित्य सृजन करता है साहित्यकार, तो उसका जो रूप विधान है, उसका जो स्वरूप निर्मित करता है, उसका जो रचना रचता है, उसको पूरी सजगता के साथ वो निर्मित करता है। इसलिए अचेतन मन में रह करके इस कार्य को, इस सृजन के कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। जुंग ने मनोवैज्ञानिक साहित्य और कल्पना मूलक साहित्य की सृजन की प्रक्रिया के दो भिन्न प्रकारों को रूप माना। यानी उन्होंने कहा कि दो प्रकार से साहित्य सृजन होता है। एक तो होता है मनोवैज्ञानिक साहित्य का सृजन और दूसरा होता है कल्पना मूलक साहित्य का सृजन। और इन दोनों के सृजन की जो प्रक्रिया है अलग अलग होती है। मनोवैज्ञानिक साहित्य अलग प्रकार से लिखा जाता है, अलग सृजन प्रक्रिया के द्वारा लिखा जाता है, और कल्पनात्मक साहित्य, कल्पना मूलक जो साहित्य है वो अलग तरीके से लिखा जाता है। उनका मत था कि मनोवैज्ञानिक साहित्य की सामग्री मानवानुभूति के विस्तृत क्षेत्र से ली जाती है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक साहित्य में क्या महत्वपूर्ण हो गया
किसी भी व्यक्ति के मन का विज्ञान, उसका विश्लेषण। तो वो मनुष्य की जो अनुभूतियां हैं, जो भाव हैं, उनसे ग्रहण किया जाएगी पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक साहित्य की रचना की। यानी किसी भी व्यक्ति के मन की अनुभूतियां, उसके मन की चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर मनोवैज्ञानिक साहित्य लिखा जाता है। इसलिए उसके सृजन की प्रक्रिया, उसकी रचना बिल्कुल अलग रूप में होती है। दूसरी ओर ये क्योंकि ये मानवानुभूति यानी मनुष्य के मन की प्रतिक्रियाओं, उनकी अनुभूतियों पर आधारित होती है, इसलिए इसका सीधा संबंध जीवन के धरातल से होता है, यानी जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी अनुभूति हमको किससे प्राप्त होती है? परिवेश में, जीवन में हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं उनसे प्राप्त होती है। तो जब मनोवैज्ञानिक साहित्य का आधार ही मनुष्य की अनुभूतियां होंगी तो वो जीवन के धरातल पर तो स्थित रहेगा ही। इसके विपरीत कल्पनात्मक जो साहित्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि नाम शब्द ही कल्पना है, यानी जीवन की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, विचित्र होता है वो, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है कल्पना के एक वातावरण का तैयार करना, जिससे कि जो पाठक है वो आनंद में डूब जाए और थोड़ी देर के लिए अपने जीवन की विसंगतियों और विषमताओं को भूल जाए। तो विचित्र होता है। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक होने का मतलब क्या है? अस्वाभाविक होने का मतलब है कि जो कुछ हमें इस जगत में स्वाभाविक रूप से घटित होता नहीं दिखाई देता, जो विचित्र है, अजीब है, अस्वाभाविक। विस्मयकारी है, जो हमें आश्चर्य में डुबो देता है, ऐसी सामग्री कल्पनात्मक साहित्य प्रस्तुत करता है। जैसे देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति, तो उसमें इस प्रकार के दृश्यों का संयोजन है, इस प्रकार के विवरण है कि जो हमें आश्चर्य में डुबोकर विस्मय से अभिभूत कर देते हैं। तो उस तरह की सामग्री कल्पना मूलक साहित्य या कल्पनात्मक साहित्य प्रस्तुत करता है, जिससे हमारी अनुभूति, ये तो जीवन की अनुभूतियों से प्रेरित है, यहां हमारी अनुभूतियां स्वप्निल और रहस्यमय हो जाती हैं, यानी हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। यथार्थ जगत से, वास्तविक जीवन से हमारा संबंध नहीं रहता उस क्षण विशेष में जब हम कल्पनात्मक साहित्य का या तो सृजन कर रहे हैं या उसे पढ़ रहे हैं, और रहस्यमय हो जाते हैं। यानी हम एक ऐसे रहस्य लोक का निर्माण कर देता है कल्पनात्मक साहित्य, जिसमें पाठक या सर्जक स्वयं डूब जाता है। जुंग के अनुसार मनोविज्ञान कला के रूप विधान की विवेचना तो कर सकता है, परंतु उसकी मूल प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकता। जुंग ने कहा कि मनोविज्ञान ऐसा है जो कला का जो बाहरी आकार क्या है, कला का जो बाहरी रूप विधान है वो कैसा है, इसका विश्लेषण तो कर सकता है मनोविज्ञान, लेकिन उसकी मूल प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन मनोविज्ञान नहीं कर सकता। यह किसका मानना था? जुंग का मानना था। जुंग ने कहा कि अंतर्मुखी कलाकार सृजन प्रक्रिया में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे यह बोध ही नहीं रहता कि वही स्वयं इस कृति का रचयिता है। यानी कि जो अंतर्मुखी कलाकार होते हैं, जो परिवेश से विषय वस्तु ग्रहण कर अपने हृदय की गहराइयों में डूबकर सृजन करते हैं, वे उस सृजन प्रक्रिया में इतने डूब जाते हैं कि जब वे सृजन के बाद उस कृति को देखते हैं तो वे स्वयं ये निर्णय नहीं कर पाते कि ये कृति वास्तव में उन्होंने ही लिखी है। यानी उन्हें ये बोध ही नहीं रहता कि वे स्वयं ही इस कृति के रचयिता हैं, यानी इस कृति का सृजन स्वयं उन्होंने ही किया है। इसके विपरीत जो बहिर्मुखी कलाकार होते हैं वो इतने तल्लीन हो जाते हैं कि कभी कभी चिंतन या विचारधारा से अलग हट जाते हैं, यानी विषय से भटक जाते हैं, क्योंकि वे बहिर्मुखी हैं, अंतर्मन की गहराई में डूबकर उन्होंने सृजन नहीं किया है। तो क्या अंतर हुआ? एक इतना डूब जाते हैं कि उन्हें यही होश नहीं रहता कि वही इस कृति के रचयिता हैं। दूसरे इतने डूब जाते हैं जो बहिर्मुखी हैं कि वे जिस विषय पर लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, उससे ही वे भटक कर अलग दिशा में चले जाते हैं। ये जुंग का विचार है। जुंग ने आत्मा के अंतर्गत एक स्वायत्त ग्रंथि की चर्चा भी की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य की आत्मा में एक स्वायत्त ग्रंथि होती है। यह स्वायत्त ग्रंथि क्या काम करती है? जुंग ने कहा कि यह स्वायत्त ग्रंथि किसी भी कलाकार को अनुशासित और निर्देशित करने की शक्ति से युक्त होती है। यानी इस स्वायत्त ग्रंथि का काम है कलाकार को अनुशासित करना और समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़े उसे निर्देश देना, ताकि एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कलाकृति का सृजन हो सके। तो स्वायत्त ग्रंथि के अवधारणा को भी आपको ध्यान रखना है।
जुंग ने कला से अर्थ का संबंध स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कला तो स्वयं में एक सृजन की अद्भुत प्रक्रिया है, इसका अर्थ से यानी धन से कोई लेना देना नहीं है। जुंग ने मन के लिए, इस पर प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों, मन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? साइकी शब्द का प्रयोग इसके लिए उन्होंने किया। जुंग ने मत व्यक्त किया कि कलाकृति में प्रयुक्त बिंबों, प्रतीकों और अवधारणाओं से हम उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। यहीं पर मनोविज्ञान हमारी सहायता कर सकता है। यानी किसी भी कलाकृति में, मूर्ति में, हम बहुत बार देखते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी पुराने मंदिर हैं, वे बहुत सारे मंदिर, दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर, उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, उन सब में अलग अलग कला प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। और वे कला प्रतीक केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी संस्कृति में कमल का फूल बहुत महत्व रखता है, तो कमल के फूल को वहां बिल्कुल अलग रूप में, प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो जुंग का कहना था कि कलाकृति में जितने भी बिंब, जितने भी प्रतीक हैं, वो सब के माध्यम से हम उस कला के मूल में जो एक विचार उत्पन्न है, विद्यमान है, जो अवधारणा विद्यमान है, उन प्रतीकों के माध्यम से हम किसी भी सृजन की उस अवधारणा को, उस विचारधारा को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। उस सर्जक की, जिसने जो उस कलाकार की मनोवृत्ति को समझ सकते हैं, और यहां पर मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। इस प्रकार जुंग ने साहित्य और कला के क्षेत्र में मनोविज्ञान के महत्व को स्थापित किया, ताकि कलाकार और साहित्यकार की सृजन प्रक्रिया को समझा जा सके। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। आज के सत्र में हमने एडलर और जुंग के मनोविश्लेषणवाद पर आधारित सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझा। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिगमंड फ्रायड के जिस मनोविश्लेषणवाद की चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी, ये उसका एक अगला पड़ाव है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए, क्योंकि अगले सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं मनोविश्लेषणवाद पर आधारित प्रश्नों की। नमस्कार।